नमस्कार, टॉप एजेंडा देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ थे और आज सीएम योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन। सीएम योगी विकास कार्यों के निरीक्षण के लिए निकले और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बुलंदपुर पीएससी में बने बैरक का निरीक्षण भी किया। सुबह 9:40 पर हेलीपैड पुलिस लाइन वाराणसी से रवाना होंगे और जिसके बाद सुबह 10:50 पर तकरीबन हेलीपैड लखनऊ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 4 बजे लखनऊ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे और काल्विन तलुकेदार कॉलेज लखनऊ में होगा एक कार्यक्रम जिसमें शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 5:30 बजे डिवाइन धन्वंतरी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बाराबंकी का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है जिसमें शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल विराटखंड गोमती नगर लखनऊ में कार्यक्रम और आज ये तमाम कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ जिनमें शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। नीलेश, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचेंगे, क्या अपडेट है, कब तक लखनऊ पहुंच सकते हैं और क्या कुछ तैयारियां? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय बनारसी का दौरा था, जहां से वो आज लखनऊ की अगर हम बात करें तो सुबह करीब 10:40 पर लखनऊ पहुंच जाएंगे। उसके अलावा लखनऊ में अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों की बात करें तो कई कार्यक्रम आज सुनिश्चित हैं लखनऊ के अंदर, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। खासतौर पर अगर हम बात करें तो काल्विन तालुकेदार में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। उसके अलावा गोमती नगर के डिवाइन हॉस्पिटल में भी एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर हम 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे की बात करें तो 2 दिवसीय दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में समीक्षा बैठक भी की। उसके अलावा वाराणसी की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें उसको लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। खासतौर पर वाराणसी नगर निगम को भी निर्देश जारी किए गए हैं, जहां कहीं पर भी अतिक्रमण है अगर उस अतिक्रमण को हटाया गया है तो दोबारा अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि उस जगहों पर अतिक्रमण ना हो पाए। उसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर में जो पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं उनकी प्रतिदिन गिनती कराने के भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। और 2 दिवसीय बिल्कुल नीलेश, और ऐसे में ये भी खबर सामने आ रही है कि बड़ी खबर इसमें ये भी है क्योंकि इस लखनऊ दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ वासियों को कई सौगातें देने की तैयारी कर रहे हैं। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण होगा। कौन कौन से वो महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं हैं इसमें शामिल? देखिए, बिल्कुल ऋतु, अगर हम आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की बात करें जहां पर उत्तर प्रदेश की और खास तौर पर राजधानी की जनता को सौगात देते हुए नजर आएंगे। करीब 1449 करोड़ रुपए की लागत से जो योजनाएं राजधानी में चलाई जा रही थी वो उसमें से 59 ऐसी योजनाएं हैं जिनको पूरा कर लिया गया है, जिनका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह के द्वारा किया जाएगा। खासतौर पर हम योजनाओं की अगर हम बात कर लें तो 4700 पीएम आवास बनाए गए हैं जिनका जो है लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। उसके अलावा राजधानी में 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राजधानी की जनता के लिए बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था हो सके इस लिहाज से कैसरबाग थाने की बात कर लें, शहादतगंज थाने की बात कर लें, नगराम थाने की बात कर लें या फिर आउटर के जो थाने हैं वहाँ पर पुलिस कर्मियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था कराने के निर्देश जारी हुए थे, उसका भी आज लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। उसके अलावा आधा दर्जन से ज़्यादा थाने ऐसे हैं जहां पर विवेचक कक्षों का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। ठीक है नीलेश, हमारे साथ वाराणसी से डॉक्टर संतोष ओझा भी बने हुए हैं। संतोष, आपका रुख करना चाहूंगी सीधे, क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है कि हर एक जिले में तमाम उनका जो कार्यक्रम रहता है वो एक डे शेड्यूल ऐसा पैक्ड रहता है कि वो तमाम जिलों में पहुंचकर विकास कार्यों की और परियोजनाओं की सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या मायने वाराणसी दौरे से निकाले जाए उनके? देखिए, साफ सी बात है कि वाराणसी के 2 मायने साफ साफ निकाला जा सकता है। पहला मायना भी प्रधानमंत्री से जुड़ा है और दूसरा भी जुड़ा है।
पहला मायना ये है कि निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, विकास की गंगा पर बह रही है, या ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंदीदा शहरों में से एक है, संसदीय क्षेत्र है। लिहाजा इसके विकास पे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ दूसरे प्रदेशों की यदि बात करें तो दूसरे जिलों की बात करें तो दूसरे जिलों के साथ बनारस की जो श्रेणी है वो थोड़ी सी ऊपर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जैसा कि हमने कहा। दूसरा सबसे बड़ी बात, 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, 18,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, जिसमें लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री कल आए हुए थे, और मुख्यमंत्री के दौरा का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू देखा जाए या महत्वपूर्ण कदम देखा जाए वो ये है कि न केवल अधिकारियों से ये बात की है, बल्कि जो पदाधिकारियों से आज की जो यदि बात करें, दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन ये पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पदाधिकारियों से बात करने के साथ कुछ शहर के गणमान्य लोगों से पहुंचेंगे, कुछ खिलाड़ी भी ऐसे हैं जिनकी संख्या 5 बताई जा रही है, से मुलाकात करेंगे। तो इन सबों के पीछे की जो कवायद है वो सिर्फ ये है कि 24 तारीख को जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में हो, बनारस में हो, तो न केवल उनका भव्य स्वागत हो, बल्कि उनकी जो खामियां हैं उन खामियां को समय रहते सुधार कर एक अच्छे कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाए। ठीक है, नीलेश के पास जाना चाहूंगी। नीलेश, जिस तरह से सहयोगी संतोष बता रहे थे कि तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात देते रहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसी क्रम में आज लखनऊ भी पहुंचेंगे। जो कार्यक्रम कॉलेज लखनऊ में रखा गया है उसमें क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव के साथ वहां पर कार्यक्रम है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल कालविन तालुकेदार में एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं राजधानी की जनता के लिए 1449 करोड़ रुपए की लागत से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी में 3 बड़े कॉरिडोर बनाए जाएंगे। उन कॉरिडोर का आज जो है उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, उसका जो है शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। उसके अलावा राजधानी के तमाम ऐसे थाने हैं जहां पर जो है पुलिसकर्मियों के लिए रहने की व्यवस्थाएं नहीं थी, वहां पर हॉस्टल बनाकर तैयार किए गए हैं, उनका भी आज लोकार्पण किया जाएगा। उसके अलावा थानों में फरियादियों की बेहतर तरीके से सुनवाई हो सके, समय पर विवेचना पूरी की जा सके, इसलिए आधा दर्जन से ज़्यादा थाने ऐसे हैं जहां पर विवेचक कक्षों का निर्माण कराया गया है, उसका भी लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज रखा गया है। तो कहीं ना कहीं कालविन तालुकेदार स्कूल के ग्राउंड पर ये बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पहले से कर ली गई हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, विधायक पंकज सिंह मौजूद रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम की अगर हम रूपरेखा को देखें तो पहले से ही तैयारियां की गई थी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ की अगर हम खास तौर पर बात करें तो वहाँ पर किसानों को बेहतर वातावरण मुहैया कराने के लिए, सड़कों की बेहतर व्यवस्थाएं मुहैया कराने के लिए इस तरीके से लगातार कवायदें की जा रही थी। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों को शहर से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनका भी लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज शाम को होगा। तो कहीं ना कहीं 1449 करोड़ रुपए की लागत वाली 352 से ज्यादा परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम। नीलेश, और इसी के साथ साथ ये भी देखा गया है कि 5:30 बजे शाम में आज एक हॉस्पिटल बाराबंकी में जो कि है उसका उद्घाटन कार्यक्रम भी है। कौन कौन इसमें शामिल होगा और क्या क्या व्यवस्थाएं इस हॉस्पिटल में? देखिए, बिल्कुल हॉस्पिटल के शुभारंभ की अगर हम बात करें, लोकार्पण की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोरोना काल से ही प्रयासरत रही है कि उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाए, ताकि अगर कोरोना काल जैसी स्थितियाँ बनती हैं तो जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस लिहाज से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए। तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है जिसमें राजधानी और बाराबंकी की जनता को सीधा फायदा मिलेगा। ठीक है नीलेश, हमारे साथ संतोष भी बने हुए हैं। संतोष, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से अब ये देखा जा रहा है कि कभी भी निकाय चुनाव के ऐलान हो सकते हैं और निकाय का रण सेट हो चुका है, और इसके मद्देनजर अगर हम देखें तो जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक पहलू पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी मुद्दों पर प्रखर तौर पर कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, क्या इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा? देखिए, तो सीधी सी बात है कि राजनीतिक की जो परीक्षा होती है वो चुनाव होती है, और इस परीक्षा में पास करना सभी राजनीतिक दल अपना राजनीतिक धर्म मानते हैं। यही वजह है कि बीजेपी की यदि बात की जाए तो बीजेपी भी पूरी तरीके से तत्परता से न केवल जाति समीकरण बल्कि विकास की जो गंगा, जो बार बार ये कहते हैं कि हम विकास की गंगा को बहा के विकास करेंगे और उससे वोट को बटोरेंगे, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि विकास के जो क्रम है, विकास के जो बढ़ते कदम है उस पर न केवल ध्यान दिया जा रहा है बल्कि उसमें गुणवत्ता और समय के साथ पूरा करके जनता को ये
संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि हर ये सरकार जो है वो न केवल भ्रष्टाचार को बल्कि गुणवत्ता को भी बिल्कुल। ध्यान देती है, और भ्रष्टाचार और गुणवत्ता के साथ साथ लोगों के सुविधा और विकास का भी ध्यान देता है। तो समझा ठीक जा है। सकता है नगर निकाय चुनाव की जो ये समीकरण है, ये निश्चित तौर पे बनती हुई, या ये कहा जाए कि अपने पक्ष में ले जाती हुई बीजेपी के पूरे कवायद नजर आते हैं। ठीक जी। है, आप दोनों बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होली मिलन और शपथ ग्रहण समारोह में आज शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। होली मिलन और शपथ ग्रहण समारोह आज, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। लखनऊ में यह कार्यक्रम प्रस्तावित, इन दोनों ही कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। होली मिलन समारोह, शपथ ग्रहण समारोह, इन दोनों में ही बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। उनके तमाम कार्यक्रमों की सूची आप तक लेकर आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और खास बात यह क्योंकि मुख्य अतिथि के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में, होली मिलन समारोह में वो शामिल होंगे। दो दिवसीय लखनऊ दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे रक्षा मंत्री, क्योंकि संसदीय क्षेत्र भी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ, तो ऐसे में तमाम मायने इस दौरे से निकाले जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। खास बात यह भी रहेगी क्योंकि कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई अन्य दिग्गज नेता इसमें मौजूद रहेंगे। 2 दिवसीय दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। खबर लखनऊ से, जहां मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने निरीक्षण किया। ऊर्जा कस्टमर केयर सेंटर 1912 का निरीक्षण किया। जिलों की शिकायतों को तत्काल दूर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारियों कर्मचारियों से हड़ताल पर फीडबैक लिया गया है कि क्या उनकी मांगे हैं। हड़ताल को लेकर खुद व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। हड़तालियों से निपटने के लिए विजिलेंस और पुलिस बल अलर्ट, एमडी समेत तमाम अधिकारी इसमें मौजूद रहे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने निरीक्षण किया है, जायजा लिया है कि आखिर समस्या है कहां। ऊर्जा कस्टमर केयर सेंटर 1912 का निरीक्षण किया गया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, जिलों की शिकायत सुनी जाती है। कर्मचारी अधिकारी जिलों की शिकायत सुनते हैं, ये सीधे तौर पर कहना है मंत्री का। बिजली व्यवस्था कहीं पर भी बाधित ना हो, इसलिए इस लिहाज से निरीक्षण किया गया। बिजली संबंधित हड़ताल मामले पर सख्ती, 72 घंटे की हड़ताल पर है बिजली कर्मचारी। बिजली संबंधित हड़ताल करने पर अलग अलग जिलों में कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर, अलग अलग हिस्सों में हड़ताल के समर्थकों और नेताओं पर दर्ज हुई एफआईआर।
क्या कुछ मांगे हैं बिजली कर्मचारियों की, आपको बता दें 9 साल, 14 साल, 19 साल की सेवा के बाद 3 प्रमोशन, वेतनमान दिया जाए, निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत चेयरमैन, प्रबंध निदेशकों और निदेशकों के पद पर चयन किया जाए, बिजली कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाए और इसके साथ साथ ट्रांसफार्मर वर्कशॉप के निजीकरण के आदेश वापस लिए जाए। 765 400/200 केवी विद्युत उपकेंद्रों को आउटसोर्सिंग के जरिए चलाने का निर्णय रद्द किया जाए। पारेषण में भी जारी निजीकरण प्रक्रिया निरस्त की जाए। आगरा फ्रेंचाइजी और ग्रेटर नोएडा का निजीकरण रद्द किया जाए। ये तमाम मांगे हम आपको बता रहे हैं। ऊर्जा कर्मियों की सुरक्षा के लिए पावर सेक्टर एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली और ओडिशा सरकार के आदेश की तरह ऊर्जा नियमों के संविदा कर्मियों को रेगुलर किया जाए। ये मांगे बिजली कर्मियों की तरफ से की जा रही है। बिजली कर्मियों को कई सालों से लंबित बोनस का भुगतान किया जाए। कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर की जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, हरेंद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हैं और इसके साथ साथ संतोष ओझा भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। तीनों सहयोगियों का रुख करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं नीलेश के पास जाना चाहूंगी। नीलेश, जिस तरह से लखनऊ की तस्वीरों का हाल बताइए कि किस तरह से ये हड़ताल चलाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ऐलान किया था कि 72 घंटों की वो हड़ताल पर जाएंगे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों की अगर हम बात करें तो बत्ती गुल हुई है। राजधानी के भी कई इलाके जो है जहां पर बत्ती गुल होने के कारण लोग परेशान रहे। पावर हाउसों का घेराव किया गया है। हालांकि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिसकी वजह से जो है कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, कहीं पर कोई जो है खलल ना पैदा हो। उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए देर रात हमने देखा कि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने 1912 जो हेल्पलाइन सेंटर है वहां पर वो जाकर अधिकारियों से बातचीत करते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद जो हैं वहां से कहां से शिकायतें आ रही, कहां शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। हालांकि ऊर्जा मंत्री और यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली की आपूर्ति है वो बाधित नहीं होने पाएगी और समय पर जो फॉल्ट होते हैं उनको ठीक कराने का काम भी किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर है, कल भी हड़ताल पर रहे और जोरदार प्रदर्शन लखनऊ में देखने को मिला, उसके अलावा अन्य जनपदों में भी प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद देर शाम तक अगर हम बात करें, जिसमें गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, इन जनपदों की अगर हम बात कर लें तो कई ऐसे बिजली कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारियों के नेता हैं जिनके ऊपर मुकदमे भी पंजीकृत कराए गए हैं। ए.के. शर्मा ने साफ तौर पे कहा कि एस्मा एक्ट के तहत जो भी ड्यूटी करने में खलल डालने वाले नेता होंगे, कर्मचारी होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करने का जो है सीधा आदेश उनकी तरफ से जारी किया गया है। उसके अलावा जो बिजली कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने तोड़फोड़ की है और जो है सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का काम किया है, ऐसे बिजली कर्मचारियों को भी चिन्हित करने के बाद एस्मा एक्ट के तहत और रासुका लगाने की भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बीते 24 घंटे की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे हिस्से रहे जो अंधेरे में डूबे रहे। कहीं पर पानी की समस्या हो गई, अगर बिजली नहीं आई तो पानी की सप्लाई बाधित हो गई, बच्चों को स्कूल जाने में देर हो गई। उन तमाम चीज़ों की लगातार शिकायतें 1912 पर दी जा रही थी। उसके अलावा डायल 112 पर भी लोग शिकायत करके जो है निस्तारण करने की मांग कर रहे थे। हालांकि पूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन और विजिलेंस की टीमें लगाई गई हैं। एफआईआर भी दर्ज की गई है, कार्रवाई की गई है, सख्ती दिखाई जा रही है, क्या माना जाए इससे? देखिए, बिल्कुल एक सीधा संदेश देने का काम ऊर्जा विभाग और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की तरफ से किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा जिस दिन हड़ताल का ऐलान किया गया उस दिन महोबा में 6 विद्युत कर्मचारियों को बर्खास्त करने के साथ साथ उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराकर गिरफ्तारी के आदेश भी जारी किए गए। उसके अलावा अगर हम कल की बात कर लें तो जौनपुर है, गाजीपुर है, उसके अलावा लखनऊ है, वाराणसी है, इन तमाम जगहों पर जो है नेताओं को सर्च किया गया कि जो नेता हैं वो कहीं पर कोई ऐसी बाधा ना डाल सके जिसमें विद्युत आपूर्ति समय पर सुनिश्चित ना कराई जा सके। तो
तमाम चीज़ों को लेकर कई जगहों पर मुकदमे भी पंजीकृत किए गए हैं। हालांकि जो हड़ताल समर्थन करने वाले बिजली विभाग के जो नेता हैं, वो जो जहां पर हड़ताल स्थल बनाए गए थे, जहां पर कर्मचारी इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे थे, नीलेश उन हमारे साथ हड़ताल स्थलों पर अन्य वो नेता सहयोगी भी नदारद जुड़े रहे हैं। हैं। हरेंद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें गोरखपुर में, क्योंकि तमाम जिलों की हालत हम देख रहे हैं जहां बिजली कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। गोरखपुर में क्या कुछ मांगे हैं इनकी? देखिए, गोरखपुर में भी वही पुरानी अपनी मांगों को लेकर के विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर और धरने पर बैठे हैं। खासतौर से जो उनके अगुआ हैं, जो उनके संगठन के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर प्रशासनिक की पैनी नजर है। और खासतौर से कई इलाकों की बिजली व्यवस्था कल बाधित रही। कल काफी देर तक बिजली की समस्याओं से आम जनता जूझती रही। शाम तक कई इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई और कई इलाकों की अभी भी बिजली गायब है। खासतौर से प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस तरह से एक टेक्निक तैयार किया है कि जो पुराने कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, लाइनमैन हो, जेई हो, एसडीओ हो या अभियंता हैं, उनको बुलाया गया तत्काल और काम पर लगाया गया है और उनसे काम लिया जा रहा है। लेकिन भरपूर जिस तरह से काम होना चाहिए, जनता को जिस तरह से विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए, वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं इस हड़ताल का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि जो संविदा कर्मी है या पुराने लोग हैं, वो अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के, इन लोगों का कहना है कि 2022 के चुनाव में जो हमसे सरकार ने वादा किया था, वो वादा को पूरा करे। सरकार वादा खिलाफी कर रही है। अगर हमारे वादा खिलाफी करेगी, वादा पूरा नहीं करेगी, तो आगे जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा, उस आधार पर हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। हरेंद्र, लौट कर आऊंगी आपके पास। समय से संतोष ओझा भी वाराणसी से बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, जिस तरह से तमाम मांगे बिजली कर्मियों की है और ऐसे में हड़ताल की तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आई है, लेकिन ये बात भी देखी गई कि विभाग की तरफ से संज्ञान लेने को तैयार विभाग है, विभाग इस पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन तब भी हड़ताल कायम किया जा रहा है, जिसको लेकर अब सख्ती भी बरती जा रही है, एफआईआर दर्ज की गई है। क्या तस्वीरें वाराणसी से? देखिए ऋतु, दो बड़ी बातें सामने से आ पा रही हैं। एक, जो संविदा कर्मी थी उनमें के कुछ संगठन काम पे हैं जिससे कुछ राहत है, लेकिन यदि दूसरी बात की जाए तो दूसरी बात में ये कहा जा सकता है कि अधिकारियों के पूरे दावे खोखले साबित हुए हैं। नंबर एक, हेल्पलाइन नंबर डीएम द्वारा जारी किया गया था, ये कहते हुए इस नंबर को कांटेक्ट किया जाए और अपनी समस्याओं को दर्ज कराया जाए, जो पूरी तरीके से फेल है। कल 10 बजे के बाद अभी सुबह 7 बजे तक उस फोन पे कोई उठाने वाला नहीं था और कुछ फोन स्विच ऑफ पाए गए। समझा जा सकता है कि जो क्षेत्र में बिजली नहीं है, वहां के लोग हलकान है, परेशान है, क्योंकि बिजली और पानी का आपसी संबंध है और इस संबंध के कारण लोग पेयजल न मिलने के कारण काफी हलकान दिखे जा रहे हैं। दूसरी ओर कर्मचारी नेताओं की यदि बात करें तो कर्मचारी नेता 48 घंटे, पिछले 48 घंटे में यदि देखा जाए तो वो पहले प्रतीकात्मक काम का बहिष्कार किए। इसके बाद कल परसों रात 10 बजे से, या ये कहा जाए कि 10 बजे रात से हड़ताल पे गए, जो 72 घंटे का है, और कल हवन करके इस बात का प्रशासन को अलर्ट करने का कोशिश किए कि उनको शुद्धि बुद्धि हो, उनकी बुद्धि में कुछ रहता है। साफ साफ बात है कि इनकी मांगे जो हैं, ये मांगवाने के लिए, इसको मानने के लिए सरकार के ऊपर अपना दबाव बना रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर प्रशासन को देखा जाए, प्रशासन साफ साफ कह रखा है यदि किसी ढंग से जबरदस्ती कहीं से लाइन बंद की जाएगी या लाइन सुधार में कोई व्यवधान किया जाएगा, उन नेताओं पर न केवल मुकदमे होंगे बल्कि दूसरे भी कार्रवाई किए जा ठीक है। एक आखिरी सवाल नीलेश से लेना चाहूंगी। नीलेश, जिस तरह से तमाम पहलुओं पर निजीकरण की मांग की जा रही है, क्या माना जाए आगे क्या कुछ इस पर लेकर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कल कई हड़ताल में शामिल नेताओं से न्यूज़ ऑन इंडिया ने बात की थी। उसमें साफ तौर पे नेताओं ने ये कहा था कि हम किसी अनावश्यक मांग को लेकर ये हड़ताल नहीं कर रहे हैं। दिसंबर 2022 में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा से वार्ता हुई थी। वार्ता में एक समझौता किया गया था कि जो बिजली कर्मचारियों की मांगे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो बिजली विभाग का निजीकरण का काम शुरू हो गया है, वो बंद किया जाए। उसके अलावा जो बिजली विभाग के कर्मचारी बीमार होते हैं, उनके इलाज को लेकर जो है कैशलेस व्यवस्था का जो स्वरूप है वो विकसित किया जाए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर जो जर्जर तारों की लाइनें हैं, उनको दुरुस्त करने का काम किया जाए। समय पर संविदा कर्मचारियों को जो है वेतन दिया जाए। उसके अलावा जो एरियर उनका मिलता है वो समय पर दिया जाए। उन तमाम चीजों को लेकर लगातार जो है धरने पर बैठे हैं। हालांकि कर्मचारी ठीक है नीलेश, पूरी तरीके बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप तमाम सहयोगियों का।
खबरों में वही यूपी परिवहन निगम के 2 एआरएम निलंबित किए गए हैं। यूपी परिवहन एमडी संजय कुमार ने कार्रवाई की है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रभारी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक फजलगंज राजेश कुमार निलंबित किए गए हैं। 15 यात्री बिना टिकट पकड़े जाने पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अजय कुमार विनय नगर डिपो वाराणसी क्षेत्र से निलंबित किए गए हैं। वित्तीय अनियमितता और मुख्यालय के निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की गई है। तो इसी के साथ फिलहाल टॉप एजेंडा में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।